चलो, तो देखो अपना सेल टॉपिक हो गया कंप्लीट। उसके बाद में क्या आता है? टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हो आप लोग? ऊतक। ठीक है, कोई बताएगा कि टिश्यू क्या होता है? अच्छा, बस यही होता है, ग्रुप ऑफ बहुत सारी सेल मिलेगी तब टिश्यू बन जाएगा। लेकिन आपको देना है सिमिलर ग्रुप ऑफ, है ना? तो ऐसे तो फिर बॉडी के इतने सारे ऑर्गन अलग अलग कैसे बनेंगे? सारी में सेल एक ही थोड़ी होती है। अपन को क्या देना है? सिमिलर। एक लाइन ये लगाना है, एक ही। जैसे मेरे पास में कभी RHS की कॉपी आती है ना, मैं जिसके आगे सिमिलर नहीं देखता हूँ ना, उसका मैं पूरा ही काट देता हूँ, नंबर ही नहीं देता हूँ। फिर वो बच्चा कहता है सर 10 लाइनें लिख के आया था, नंबर तो एक ही नहीं आया। मेन तो तूने लिखा ही नहीं। सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज टिश्यू। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे अपन देखते हैं टिश्यू ऑफ द बॉडी डेवलप फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। देखो ये है ना कि भाई टिश्यू के अंदर ये 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म कहां पे होती है? सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? पक्का? नाम से पता चलना इसमें एक्टो होती है। सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है? एंडो होती है क्या? एंड का मतलब क्या होता है? अरे नाम से पता चल रहा है भाई। देखो कभी भी कंफ्यूजन मत लिया करो। जैसे कि एंड का मतलब हो गया सबसे लास्ट वाली, ME का मीडियम बीच वाली, और एक्टो का मतलब फर्स्ट वाली। कंफ्यूजन में नहीं रहना अपन को। कोई भी चीजें ट्रिक से पढ़ा करो। और कभी कभार क्या होता है कि जब हम MCQ कर रहे होते हैं ना, क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उस समय कंफ्यूजन चलता है। मेरे साथ में काफी बार हुआ है, जब मैं फार्मासिस्ट का कुछ एग्जाम देने के लिए जाता हूँ ना, तब क्या रहता है कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन। जैसे एक बार पूछा था फेशियल बोन कितनी होती है? फेशियल बोन गलत बोल रहे हो, कितनी होती है? 14। पक्का 14 होता ना? ये 14 होती थी वहां पे। मुझे करना तो ये सही था, अब कर दिया वहां पे मैंने 16-17, क्योंकि वो मुझे आते आते ही मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो कुछ एक ऐसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जीपीएड का एग्जाम देने गया था तो वहां पे मैंने ये गलती कर दी थी। तो अपन को छोटे छोटे क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपन आते आते ही, और छोटे क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं ढंग से पढ़ते नहीं है। आजकल कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, मेनली अपने टिश्यू देखा कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज ए टिश्यू। अब टिश्यू मेनली 3 टाइप्स के होते हैं या 4 टाइप्स के? पक्का 4 टाइप्स के? बताओ फिर, नाम बताओ। एपिथेलियल, सेकेंड में आ जाता है मस्कुलर, थर्ड में क्या आ जाता है? कनेक्टिव, फाइनली फोर्थ में क्या आ जाता है? नर्वस टिश्यू। चलो अपन जनरली एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा देख ही लेते हैं। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये क्या होता है भाई? इनका काम ही होता है प्रोटेक्शन करने का। जैसे कि किसमें देखने को मिल जाएंगे आपको? स्किन में और बॉडी की स्किन में देखने को मिल जाएंगे। और किसमें देखने को मिलेंगे? अच्छा, ब्लड वेसल्स में मिलेंगे। भाई देखो ब्लड वेसल्स है, हार्ट है ना, न्यूक्लियर के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सब में मिलेंगे। जहां पे प्रोटेक्शन की चीज आएगी ना वहां पे एपिथेलियल आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आ जाते हैं मसल्स। जितनी भी बॉडी की मसल्स है वहां पे मस्कुलर,
टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली आ जाता है कनेक्टिव। अब मसल्स के बाद में क्या आता है? ब्लड आता है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड, तो ब्लड वेसल्स के ऊपर है तो वहां पे मसल्स और एपिथेलियल दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ब्लड आपका क्या खुद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव का नाम क्या हो गया? कनेक्ट करके रखना। तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मुझे बताओ सबसे बिगेस्ट बोन कौन सी है बॉडी की? क्यों, रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है ना भाई, पक्का? ये देखो ये कह रही है रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं है? कारण बताओ, रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं है? रीढ़ की हड्डी दिखने में बड़ी दिखती है लेकिन डिवाइडेशन हो रखे हैं उसके, है ना, जबकि फीमर में कोई डिवाइडेशन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी बोन्स होती है सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू है, जितना भी ब्लड होता है वो भी क्या है आपका कनेक्टिव है। फाइनली क्या आ जाता है? नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या है भाई? नर्वस टिश्यू का काम क्या है? बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो जैसे मैं बात कर रहा हूं आप लोग सुन रहे हो, है ना, आप लोगों के दिमाग में अभी क्या चल रहा है ना, क्या पूछना चाह रहे हो, वो सारा का सारा जो मैसेज है, आपने कोई भी ठंडी चीज को टच किया या गर्म चीज को टच किया तो आपको मैसेज देगा कि वहां से आप हाथ हटाओ। तो सारा का सारा काम किसका है? ठीक है ना। तो ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये मैसेज कहां पे लेके जाते हैं? ब्रेन के पास, और ब्रेन आपको क्या कर देता है? अब मुझे बताओ कि आप ब्रेन को कभी रिलैक्स कर सकते हो क्या? ब्रेन को एकदम कि भाई अभी आपके बॉडी के साथ में कुछ भी हो रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, ये किस टाइम करते हो आप? ऐसा अपन को कब करने की जरूरत होती है? अरे ऑपरेशन थिएटर में इतनी बड़ी सर्जरी करनी हो तो मर जाएगा उस दर्द से, होगा भी नहीं होगा। तो वहां पे क्या लगता है? एनेस्थेटिक्स इंजेक्शन लग जाता है, एनेस्थेसिया दे देते हैं उसको, तो उसका क्या हो जाता है? उसकी बॉडी तो पूरी मतलब अपनी वो देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, पता है उसको, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है। कारण क्या? ये जो न्यूरॉन है ना, इंजेक्शन लगते ही ब्रेन हो जाता है रिलैक्स। न्यूरॉन मैसेज ही लेके नहीं जाएंगे ब्रेन तक तो उसको दर्द ही नहीं होगा। ये मैसेज लेके जा रहा है तभी तो दर्द हो रहा है। फिर तो अगर किसी को मारना हो ना, भाई आज तो बस भड़ास निकालनी है तो एक एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगेगा, आप 10-15 मार लो, उसको दर्द भी नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैसा करना मत भाई किसी के साथ। ठीक है, तो एनेस्थेटिक्स पहले के टाइम क्या होता था कि एनेस्थेसिया होता नहीं था ना, तो पीछे मारते थे। ठीक है, पीछे मार के उसको बेहोश करके फिर सर्जरी की जाती थी। तो कभी कभार लोग वापस आते नहीं थे क्योंकि वो पूरे सो जाते थे। ठीक है, उसके बाद में फिर आया था आपका फिनोल, नहीं फिनोल नहीं, उसके बाद में आया था आपका, ये नाम भूल गया मैं यार, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा था कि भी क्लोरोफॉर्म से लोगों को बेहोश तो कर दिया जाता था लेकिन वो लंबे समय तक कोमा में चले जाते थे। तो आजकल क्लोरोफॉर्म अपन यूज नहीं करते हैं एनेस्थेसिया में, लेकिन क्लोरोफॉर्म लोग मिस यूज के लिए यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या आता है ना स्प्रे, किसी को बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म लगा देते हैं, है ना। तो ये नहीं करना है, ये चीजें आप लोगों के लिए ज्ञान है पर ये सही चीजों के लिए भाई। लोग क्या करते हैं, मिसयूज बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो अगले के लिए बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। तो अपन थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, टिश्यू फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर आर derived फ्रॉम मेसोडर्म एंड नर्वस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। अब देखिएगा, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू derived किसमें से होता है, किन से मिलकर बनता है? मेसोडर्म से। और जो नर्वस टिश्यू होते हैं किन से मिलकर बनते हैं? एक्टोडर्म से मिलकर बनते हैं। पर इन्होंने लाइन सही नहीं लिखी है भाई, है ना। एक्चुअल में इसको एपिथेलियल का इंट्रोडक्शन देना होता है, यहाँ पे भी एपिथेलियल का काम क्या है। चलो खैर कुछ नहीं, अपन इस हिसाब से चल लेते हैं। अब देखते हैं अपन कि एक्टोडर्म का काम क्या है। फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन्स। मेसोडर्म का काम क्या है? डेवलप इनटू ऑर्गन्स। एंड एंडोडर्म का काम क्या है? फॉर्म्स द इनर
लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, इनर, अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, तो नाम से, एन से नाम से पता चल रहा है अपन को अंदर की चीज, ठीक है ना। मेसोड्रम आपके मीडियम और एक्टोड्रम बाहरी, इस चीज का आपको ध्यान रख लेना है। चलो एपिथेलियल का इन्होंने सही नहीं बताया, तो एपिथेलियल का मैं बता देता हूं आप लोगों को, लिख लो एपिथेलियल, इसमें नहीं लिखा हुआ है। देखो एपिथेलियल टिश्यू का सबसे पहला काम क्या है, एपिथेलियल टिश्यू आर मेनली फाउंड इन स्किन एंड किसमें, इनर ऑर्गन लिख लो आप, ठीक है। सेकंड चीज क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू का मेनली फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। और क्या लिखोगे आप एपिथेलियल के बारे में, और क्या लिखोगे, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, किसी भी सेल को परमेबल बनाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लिख सकते हो, 3 चीज लिख लो एपिथेलियल के बारे में, अगर कभी ना कभी कुछ पूछ ले तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या, मेनली फाउंड इन स्किन एंड इनर ऑर्गन। सेकंड चीज, मेनली फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन करने का। एंड थर्ड काम में हाँ सिक्रेशन भी करता है, जैसे भी स्किन से आपको पता है ना, पसीना आता है ना, तो सिक्रेट करेगा वो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी करता है, कोई क्रीम लगाते हो तो परमेबल होती है चीज, वो परमेबिलिटी मैंने लिखवा दी थी। तो 2-3 काम होते हैं, जो स्किन के फंक्शन है ना, वो आपके एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन है। अब फाइनली आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें होती है, ब्लड, बोन्स, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड द ग्राउंड सब्सटेंस। द ग्राउंड सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यूजुअली है प्रोटीन। अब देखो आपकी हड्डियों में क्या क्या होता है, कैल्शियम, फॉस्फेट, और क्या होता है, अरे सेल तो होती है, पर ये नॉन लिविंग सब्सटेंस तो होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि सारे लिविंग होते हैं। प्रोटीन लिविंग है या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग होगा ना भाई, केमिकल है। वाटर लिविंग है नॉन लिविंग है, वाटर क्या केमिकल है? नहीं, वाटर केमिकल नहीं है, तो फॉर्मूला कैसे बना केमिकल नहीं है तो? केमिकल क्या होता है ये पता क्या? तो सबसे ज्यादा तो वाटर के बिना तो केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो सकती, तो फिर केमिकल कैसे नहीं है? हर चीज केमिकल है। खाना खा रहे हो केमिकल है, रोटी बन रही है वो केमिकल रिएक्शन के बिना रोटी कैसे बनेगी? फूलती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सारा कुछ केमिकल ही तो खा रहे हैं अपन, सब कुछ क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी केमिकल से बनी हुई है। क्या कर रही है? पूरी बॉडी केमिकल से बनी हुई है, ठीक है ना। सब कुछ केमिकल है, लेकिन कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि अपने स्टमक में HCl है कि नहीं? अगर आप बाहर से HCl पी लो तो हार्मफुल होगा, हार्मफुल होगा, चले जाओगे ऊपर ठीक है। तो अंदर HCl है, अंदर अपनी बॉडी के अंदर लोहा भी है। बाहर से खा सकते हो क्या? खा के एक बार देखना। अंदर अपनी बॉडी के अंदर फॉस्फेट है, कैल्शियम है, बाहर भी कैल्शियम है, खा के देखो। कैल्शियम तो फिर भी चल जाएगा, जैसे चौक वो कोई खाता है ना शौक से, वो एक वो होती है, एक वो उसको क्या बोलते हो, मीट, उसको भी लोग शौक से खाते हैं काफी, पर वो नहीं खाना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो स्टोन हो जाता है ना, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए ना तो पहले के टाइम क्या होता था, लोगों में खून की कमी नहीं होती थी ज्यादा का, तो शुद्ध मिट्टी होती है खेतों में, तो उसमें विटामिन B12 बहुत ज्यादा होती थी। तो बच्चे क्या करते थे, दबा के मतलब वो मिट्टी खा लेते थे, ठीक है ना। तो उनमें विटामिन B12 होती थी, तो बॉडी के अंदर कभी भी खून की कमी आती नहीं थी। आजकल तो देखो ये सिकुड़ गया पूरा है। तो क्या रहता है कि बॉडी में ब्लड की कमी होने का मेन कारण यही है। और पहले क्या होती थी, चूल्हे पर रोटियां बनती थी, तो वहां पे जो मतलब वो
लकड़ी की, कोयले का जो होता था ना, वो भी उन रोटियों से निकल जाता था, तो वो भी बेनिफिशियल। पहले अपन बाटी बनाते थे, पता हो तो आपको, खीरों में डाल के। आजकल तो गैस पे बनाते हो, तो वो गैस तो और ज्यादा नुकसान करती है। सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक होने का कारण क्या आजकल? गैस में जो रोटियां बनती है वो अपनी बॉडी में जाएगी तो क्या करेगी? गैस ही बनाएगी। गैस से बनी हुई चीजें खा रहे हो, फिर कह रहे हो मेरे गैस क्यों बन रही है? तो इसीलिए बन रही है ना भाई, है ना। तो अगर आज भी देखना कि गांव के लोग सिटी वाले लोगों से ज्यादा हेल्दी है, कारण क्या? क्या कारण है? लाइफ स्टाइल उनकी पूरी की पूरी देसी लाइफ स्टाइल है, ठीक है ना। तो जितना आप जैसे कि दही दूध जितने देसी खाते हो उतना बॉडी हेल्दी रहती है। आजकल तो अपने क्या है कि भी थोड़े से पतले हुए जिम जाएंगे, वहां से एक प्रोटीन का डब्बा लेके आएंगे, ठीक है। अब वो प्रोटीन का डब्बा और नुकसान करता है। क्यों करता है? उसमें केमिकल मिक्स किए हुए होता है, स्टेरॉइड डाल के, थोड़ा पाउडर स्टेरॉइड वाला डाल देते हैं। तो वो केमिकल पाउडर नहीं खाना। इससे अच्छा तो आप क्या करो, चने लेके आ जाओ भुने हुए, है ना, उसका पाउडर बना लो, साथ में 2 केले, रोज का एक शेक बना के पी लो। तो प्रोटीन के पाउडर का लोग 5-5 हजार दे देंगे, लेकिन ये शेक बना के कोई नहीं पिएगा। 5,000 का तो शेक बना के पी लो, 5 किलो वेट में बढ़ जाएगा जो पतला है कोई। आज से तुम लोग तीनों ही पीछे वाले, है ना। तो 1-1.5 महीना पी लो, बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। लेकिन अपन तो ये चीजें करते नहीं है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू समझो ना भाई, कनेक्टिव दोनों चीजों से मिलकर बनता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में इंक्लूड हो जाता है यूजुअली ए प्रोटीन्स एंड एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यूजुअली ए मिनरल। आपकी हड्डियों में मिनरल भी होता है और हड्डियों में वाटर भी होता है। पता है क्या आपको? हड्डियों में वाटर होता है कि नहीं होता? हर चीज में वाटर है यार। अपनी बॉडी का पूरा 70% वाटर से बना हुआ है। तो स्टमक में कितना वाटर रख लोगे? बाकी का वाटर कहाँ है? स्टमक में क्या सारा वाटर, पेट में तो कितना वाटर होगा? बाकी का सारा मसल्स में, स्किन में भी वाटर है। कभी देखना इसको ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा, दिखता है नहीं दिखता है? तो सब जगह वाटर होगा, तभी तो क्या बनेगा? एक क्या बनता है? अभी अपनी बॉडी के अंदर अगर वाटर की कमी हो जाती है तो क्या होता है? चलो मुझे कौन बताएगा? अरे तो उसको हिंदी में इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं, लेकिन होता क्या है? इंग्लिश में अपन डिहाइड्रेशन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? पानी की कमी, ठीक है। एक्चुअली में उसकी पानी की कमी होने से बॉडी में क्या हो जाता है? धर्मेंद्र, सबसे पहले वीकनेस आ जाएगी, एंजाइटी होने लग जाती, और क्या होगा? डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशन हो जाता है ना पानी की कमी से, या लूज मोशन होने से पानी की कमी होती है, वोमिटिंग होने से पानी की कमी होती है। भाई जिसको ज्यादा दस्त लगने स्टार्ट हो जाती है तो पानी की कमी हो ही जाएगी। दोनों कारण है, ठीक है। तो मतलब वाटर आपके बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल, है ना। तो हड्डियां क्या है? सेल से तो मिलकर बनी है। तो हम कह रहे हैं हर सेल में वाटर होता है, तो मतलब हड्डियों में भी वाटर होगा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। द प्रिंसिपल सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द फाइब्रोब्लास्ट। दिस सेल मेक द फाइबर्स फाउंड इन नियरली ऑल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू में 2 एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक तो ब्लड और एक बोन, ठीक है ना। तो आप ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हो, जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते? बताओ फिर जानते हो तो। ब्लड क्या है? क्या है? सॉलिड। यार गजब, सॉलिड किसको कहते हैं? सॉलिड का मतलब तो क्या होता है? हार्ड कोई चीज, ठोस चीज। तो ब्लड कोई ठोस चीज थोड़ी है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये विस्कस है। विस्कस का मतलब तो जिसकी विस्कोसिटी थोड़ी हाई हो, है ना। एक तो पानी होता है और एक ब्लड को आप अगर कंपेयर करोगे तो ज्यादा विस्कस कौन है? विस्कोसिटी हाई किसकी है? वाटर की है या पानी की? हाँ बताओ। वाटर और ब्लड की, है ना। वाटर और ब्लड में से विस्कोसिटी किसकी आई है?
पहली बात, विस्कोसिटी जानते हो क्या? किसी भी चीज का गाढ़ापन है ना। तो एक तो हनी देखा हुआ है कि शहद, शहद तो सबके देखा हुआ होगा, क्या पता ब्लड को तो आप देखा है कि नहीं देखा हुआ है, इतना तो निकलते हुए ब्लड किसने देखा होगा? कोई लेब वेब में जा रहा है, वो सैंपल ले रहा है, उसको तो फिर भी पता है, ठीक है ना। तो हनी और अपन पानी का कंपेयर कर लेते हैं। तो हनी को भी ऐसे करना और पानी को भी ऐसे करना, तो आपको पता चल जाएगा अभी विस्कस कौन है ज्यादा। हनी ज्यादा विस्कस है, विस्कोसिटी इसकी हाई है, ठीक है ना। तो ब्लड की भी विस्कोसिटी हाई होती है कंपेयर देन वाटर। और बोन्स आपको पता है, बोन्स है सॉलिड, है ना। तो गलत पढ़ लिया कि भाई ब्लड और बोन, तो वहां पे गलत मत लिख के आ जाना मेन एग्जाम में, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा ब्लड और बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का मेनली फंक्शन क्या है? कैरी करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट लाइक एज ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। इन सब की सप्लाई करने का काम इसी का होता है। कैरी करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। तो अपनी बॉडी के लिए मान लो कि भाई ब्लड है तो सब कुछ है। तो ब्लड अगर अच्छे से बॉडी के अंदर नहीं है तो कितना होता है ब्लड वैसे नॉर्मल पर्सन में? कितना होना चाहिए? एक नॉर्मल एडल्ट में ब्लड कितना हो जाना चाहिए? 5 to 6 लीटर इतना होना चाहिए ना। कि भाई बॉडी का कितना परसेंटेज? 70। समझ गए? जैसे कि आप कितने केजी को? 50। अरे यार बहुत कम है भाई, 50 केजी। देखो 50 केजी का 70% अगर आप निकालते हो तो इसमें 35 लीटर हो जाएगा क्या? तो गलत कैसे निकला ये? 3.5। तो गलती कहां की मैंने? है? अरे पॉइंट आएगा कहां से? यहां तो 35 ही आ रहा है, 2 जीरो तो कट गए। गलती कहां पे की है? क्यों होगा 1000? परसेंटेज निकालते हैं तो 100 के डिवाइड करते हैं। कुल मिला के 3.5 होना चाहिए भाई। तो इनमें 3.5 होगा अगर ब्लड, तो ये नॉर्मल है। एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट निकलती है हाइट और बॉडी वेट के हिसाब से। तो इनका एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट निकालो तो भाई हाइट कितनी है और इनका वेट कितना है, उसको अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपन को एक्चुअल में पता चल जाता है कि ये नॉर्मल बेसिक मेटाबॉलिक रेट है या फिर अब नॉर्मल है। आती है कि किसी को बीएमआर निकालना? फॉर्मूला पता है कि किसी को? बॉडी मास इंडेक्स, है ना। तो देखो एक तो ये लिखो आप, ब्लड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ब्लड कैलकुलेशन फॉर्मूला, और एक लिखना आप बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई फॉर्मूला। ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को कम से कम पता होनी चाहिए कि भाई एक्चुअल में जो किसी भी डॉक्टर के पास में आप जाते हो ना, तो हाइट वेट करता है कि नहीं करता है? उससे एक आइडिया लग जाता है भाई नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। लिख लिया ब्लड और बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूला। ठीक है। अब देखते हैं अपन 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में एग्जांपल, फाइब्रस में कौन सा एग्जांपल होगा भाई? इसका देख के बताना मुझे। इसका तो हो गया बोन, इसका हो गया आपका ब्लड, इसका क्या होगा फाइबर का? लिगामेंट्स और टेंडन्स, है ना। लिगामेंट्स एंड टेंडन, जो जॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। कहां का जॉइंट आपके बॉडी में? एक तो ये जॉइंट रहा, एक ये रहा, है ना, और एक ये
तो यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है ना। साइनोवियल जॉइंट कहाँ होता है, ये होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड की कभी कमी आ जाती है तो घुटने दर्द होने लग जाते हैं, सुना ना आप लोगों ने। अब इसके अंदर एक दे रखा है इन्होंने, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड फ्यू सेल्स और मैट्रिक्स मटेरियल, ब्लड एंड लिम्फ। अब ये ब्लड एंड लिम्फ किस में आ जाते हैं, आपके फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो इसके अंदर आप टेंडन्स और लिगामेंट्स किस में डाल दोगे, फाइब्रस में। स्केलेटल में बोन डाल देना आप लोग, और ब्लड के अंदर, फ्लूइड के अंदर एग्जाम्पल लिख लेना आगे, ताकि इजी हो जाएगा आगे आपको समझने के लिए। वैसे इन्होंने ये सही नहीं बनाई है ना, किसी ने बनाई है, लेकिन चलो। तो भाई आज के लिए इतनी रखेंगे, ठीक है, कल और करेंगे अपन अच्छे से।